मैंने क्या है कि रिएक्टेंट के ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, मैं कहती हूँ 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, चल आप कह रहे 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर दिया और प्रोडक्ट बना दिया, तो रिएक्टेंट के 4 मॉलिक्यूल कम हो गए। उसी वक्त प्रोडक्ट के 4 मॉलिक्यूल दोबारा रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे, 4 मॉलिक्यूल इसके बना देंगे। यानी अगर रिएक्टेंट के 4 मॉलिक्यूल यूज है तो 4 मॉलिक्यूल उसी वक्त फौरन बन गए, तो ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। देखें अब ये लाइन क्या शो करिए, देखें ये ग्राफ किसके, कंसंट्रेशन का, कहने कंसंट्रेशन चेंज अब नहीं हो रही, जितना प्रोडक्ट था और जितना ही रिएक्टेंट था उतनी है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड सेम है, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। चले भी, उसके बाद क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले एक आपको यहाँ पे लॉ दिया हुआ है जिसका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, रिएक्टेंट स्पीशी कह लें या रिएक्टेंट सब्सटेंस कह लें, कोई भी कह लें आप। अब कह रहे हैं जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन बता चुकी हूँ, रेट हमेशा स्पीड को कहते हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, तो कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, हमारे पास जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनकी एक्टिव मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब ये क्या बात है, सपोज आप वही बात है, जनरल रिएक्शन ए और बी लेते हैं, ये जनरल रिएक्शन होते हैं, हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं ए और बी, कहते हैं जो इन रिएक्शन का, इन सब्सटेंस का जो एक्टिव मास होगा उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, ठीक है, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कौन सी कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या होता है, अब देखिए सपोज करें भाई मैं जी ए के समझाने के लिए मैं कह रही मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए ए के, ठीक है, और मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं बी के लिए, जस्ट पोजीशन है, कोई रिलेशन मैच नहीं होता, हम बस मोल में लेते हैं। अब आप समझेंगे आप ए के 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी वाला पढ़ा हुआ है कि जिन मॉलिक्यूल के पास एक्टिव एनर्जी हो वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी 100 के 100 मॉलिक्यूल ए के या 100 के 100 मॉलिक्यूल बी के रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकते, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, ठीक है। रिएक्शन के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन ही उनमें कुलियन के जरिए, जब कुलियन होती है तो उनमें एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो वो उन पर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, वो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। जी बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछे बता दें, देखे नहीं, क्वेश्चन दोबारा पूछ लें। तो इस 100 मॉलिक्यूल में से मैं सपोज कहती हूँ कि 70 मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट 70 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्टिव मास, यानी रिएक्टेंट के मास में जो मास रिएक्ट कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास, ठीक है। अब बाकी मॉलिक्यूल किसी काम के नहीं क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो एक्टिव मास की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जितना एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जितनी हम रिएक्टेंट के अमाउंट ज्यादा लेंगे उतने रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर, ये समझ आया आपको लॉ ऑफ मास एक्शन। एक अब बुक में लिखा हुआ है the rate which a substance react is proportional to the active mass, वही बात कह रहे हैं कि as a rate मैम साइन फॉर चैप्टर आई डोंट नो बेटा क्या पूछ, साइन फॉर 1 थी तो चैप्टर क्या किसका साइन फॉर 1 थी चलो शुरू हो रहे हैं, मैंने क्वेश्चन फिर जो है मैंने पढ़ा तुम देखे नहीं है। 7.1 थी से बेटा क्या आप किसने पूछे, कहाँ गई बच्ची,
क्या होगा या नहीं? 7.1.3 टॉपिक बेटा पहले ये तो पढ़े ना, वो तो आगे है, ये हमारा अभी 7.1.1 है, वो है सिलेबस में इंक्लूड है। अच्छा उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास क्या होगा मैम, जो 10 मिनट रहते हैं तो वो क्लास जी ठीक है। यहाँ पर 70 मैंने कहा तो जो आप रिएक्टेंट का अमाउंट लेंगे उसमें से जो अमाउंट रिएक्ट कर सकती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास, और रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है एक्टिव मास पे। अब बाकी जो मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहे वो तो उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करे, क्योंकि जो वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो रिएक्शन के रेट के अंदर कोई पार्टिसिपेशन की नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई रफ एक्टिव मास वाली। अब हमने लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है वो देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सबसे पहले देखिए हमने वही अगेन रिएक्शन लिए A प्लस B, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है C प्लस D। अब हम सब ये फर्क करते हैं, जैसे हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना 2 3 1 4, बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट कहते हैं, तो यहाँ पे हमने साथ में कोएफिशिएंट लगाए हैं, A के साथ स्मॉल a, B के साथ स्मॉल b, C के साथ स्मॉल c and D के साथ स्मॉल d। These are A B C and D, small a B C D are कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का जो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के साथ लगाते हैं इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो हम कह रहे हैं ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है, ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी सारे क्या है, हमने कोएफिशिएंट है इस रिएक्शन के, ठीक है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या क्या है कि जो रिएक्शन का रेट होता है हम रेट को शो करते हैं आर से, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन के एक्टिव मास के इक्वल होते हैं। अब देखें यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, अगर हम देखें ओवरऑल दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड एक और बैकवर्ड रिएक्शन, तो हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। पहले मैं कह रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले मैं कह रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। देखिए दो रिएक्शन है अगर टोटल मिलाएं हम लोग तो दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, हम दोनों के अलग अलग रेट लिखेंगे। पहले मैं कह रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को देखिए ऊपर वाला रिएक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये कंसंट्रेशन है, सॉरी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। और अगर मैं कहूँ कि बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिवर्स रिएक्शन देखिए ये वाला, तो रिवर्स रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। ये बात समझ आ गई कि जब हम ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं इस वाले रिएक्शन को, ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखते हैं ये इस नीचे वाले रिएक्शन को, तो फिर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो हमने कहा जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ किस पे, किसी रिएक्टेंट पे। बेटा रिएक्टेंट मैंने लिखा था, रिएक्टिंग स्पीशीज यानी रिएक्टेंट। अब मैं लिख रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आरएफ, आरएफ स्टैंड फॉर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है, ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। अब हम क्या करें, जो साथ में कोएफिशिएंट होंगे उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट शो करे कंसंट्रेशन को, कहने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, ए और बी रिएक्टेंट है, ब्रैकेट शो करती है कंसंट्रेशन को, जो कोएफिशिएंट होंगे हम ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया, साइन लगाया प्रोपोर्शनैलिटी का। जब मैं खत्म करूंगी यहाँ पे लगाऊंगी कांस्टेंट विच इज के एफ, आर एफ है तो क्या होगा के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, ये मैं लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मैं लिखूंगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन भी तो है ना। जब हमने कहा है रिवर्स रिएक्शन है यानी आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू, पहले हम कहेंगे सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब देखिए ये रिवर्स रिएक्शन है ये वाला। अब रिवर्स रिएक्शन के दौरान सी और डी क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और ए और बी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कहता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन
यानी एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पे क्या होंगे रिएक्टेंट रिवर्स रिएक्शन के लिए C एंड D, ठीक है, C की पावर C एंड D की पावर D। जिस तरह यहाँ खत्म किया तो यहाँ भी खत्म करेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, वहां RF से तो KF आया था, यहाँ पे RR तो क्या आएगा यहाँ पे KR, ठीक है, यानी क्या है कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। बाकी वैसे ही लिखें ये, ठीक है। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम तो मैंने क्या कहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो मैं कह रही हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये काम कब होगा, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब भी कब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, हम कहेंगे हाँ ये रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम में आया है, जब दोनों रिएक्शन के रेट यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला रेट और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों एक ही स्पीड से हो रहे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी RF और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी RR। RF की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करें, KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। RR की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट करें, KR इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, KF KR दीज बोथ आर कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ A B C D ये कांस्टेंट नहीं है। अभी आपने देखा था इनकी अमाउंट इनकी तो चेंज हो रही है, शुरू में A B की अमाउंट ज्यादा होती है, बाद में A B की अमाउंट कम हो जाती है, तो ये दोनों कांस्टेंट है जबकि ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। तो हम कांस्टेंट एक साइड पे लेके आते हैं, वेरिएबल एक साइड पे ले आते हैं। तो मैं अब यहीं कर देती हूँ, ये यहाँ जगह यहाँ करते हैं, ठीक है। KF को नहीं रहने दो, KR को नीचे ले आए, ठीक है। मैंने कांस्टेंट सारे एक साइड पे कर रही हूँ, KF ओवर KR, ठीक है। जब KR यहाँ पे है तो इसको यहाँ ले जाए, ठीक है, नहीं KF यहीं रहे, KR को मैं यहाँ पे ले आई हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, ये यहीं पे रहे, सो इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए KF और KR दोनों कांस्टेंट है, हम दोनों कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर, जिसका KC एंड दिस KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हम पढ़ रहे थे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये C और D हमारे पास वैसे और रिएक्शन के क्या थे, प्रोडक्ट थे, और A और B हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी हम दोनों रिएक्शन को मिला दिया है, तो हाँ कह रही हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो KC इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही कहता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए, यानी हम कह ऊपर नीचे की अमाउंट दोनों की इक्वल होगी, तो KC की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे 1 आएगी, सपोज जितनी अमाउंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहते हैं कि ये ऐसी स्टेज है जब रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल। यहाँ तक कुछ बेटा कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। जी किसी क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है क्या?
चलिए मैं मीटिंग एंड करती हूँ, फिर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें।